पिछले कई दिनों से बहुत सारे मेल आप लोगों के आए और उस मेल में ज़्यादातर यही था कि महाकुंभ में जो 28-29 की रात संगम नोस के करीब जो कुछ हुआ, जो भगदड़ मची उस शाही स्नान से पहले, और उसमें लोगों की मौत के आंकड़ों को लेकर जो सोशल मीडिया पर एक बहस चल रही है। बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि नेशनल मीडिया जो है उसको ढंग से कवर नहीं कर रहा है या सच छुपाया जा रहा है, पुलिस प्रशासन इवन मीडिया की तरफ से। तो उसकी सच्चाई क्या है? और ये कई दिनों से ये मेल था। अब जाहिर सी बात है कि मैं अचानक बैठकर आपको सारी चीज़ें बता दूं तो फिर वो ठीक नहीं होता जब तक कि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी ना हो। तो हमारे जितने भी रिपोर्टर हैं, हमारे बाकी जितने साथी हैं, कुछ पुलिस में हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, कुछ और हैं जो सिविक से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों से बातचीत की। तो उसके बाद एक तो इस भगदड़, इसकी वजह, कौन जिम्मेदार कौन कसूरवार, और जो एक फिगर आ रहा है मौत को लेकर, उसकी सच्चाई क्या है। तो कोशिश करूंगा ये सारी चीज़ें आपके सामने एक साथ पेश कर दूं। सबसे पहले तो ये कि ये संगम नोज आपने मीडिया में सुना होगा 29 तारीख के बाद से लगातार। तो संगम नोज प्रयागराज में वो जगह है जहाँ पर गंगा और यमुना आकर मिलती है और वो फिर एक कोण बनता है, और उस कोण का जो की तस्वीर जो दिखती है वो लगभग आपके नाक के जैसे दिखाई देती है, तो इसलिए उसको इंग्लिश में संगम नोज कहा गया। अब भगदड़ की पूरी तस्वीर संगम नोज के पास ही बताया गया है और यहीं से खेल शुरू हो गया। असल में जिस जगह पर इस संगम नोस के करीब उस 28 या 29 जनवरी की रात, जब मौनी अमावस्या से के दिन शाही स्नान होना था, जो भगदड़ की खबर आई रात करीब 1:30 से 2-2:30 के बीच में, जो पूरी मीडिया है इस वक्त देश की और इंटरनेशनल, वो सारी उसी संगम नोस के इर्द गिर्द अपना डेरा डाले हुए हैं। बाकायदा मीडिया के लिए वहाँ पे टेंट ठहरने सबका इंतज़ाम है, जो भी एक्रेडिटेड है मीडिया वाले, तो सभी लोग हैं, हमारे भी बहुत सारे रिपोर्टर हैं वहाँ पर, तो उनको लाइव दिखाने के लिए वो भी वैन भी वहीं पर है। तो कुल मिलाकर संगम नोस के इर्द गिर्द ही पूरा मीडिया का बसेरा है। तो वहाँ पे कोई भी चीज़ होगी शायद ही किसी कैमरे से बच जाए। तो संगम नोस के पास एक हादसा हुआ, लेकिन ये हादसा उतना बड़ा नहीं था। ये भगदड़, इसमें लोगों की जान गई, लेकिन जो असली हादसा और या असली भगदड़ मची जो कैमरे पर रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई, और वो थी संगम नोस से कहीं दूर एक झूसी है वहाँ पर। वहाँ मीडिया का कोई कैमरा नहीं, कोई ओबी नहीं, कोई लाइव नहीं, और शायद किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि यहाँ कुछ होगा। अब हम मीडिया का काम भी ये है कि जहाँ पे एक्शन हो हम वहीं पर हमारी डिप्लॉयमेंट होती है और हम वहीं रहते हैं। तो ऐसी जगह जहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, कुछ है नहीं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, वो बहुत सारी स्टोरीज ऐसे हो जाती हैं। तो अब उस जगह पे किसी ने सोचा ही नहीं था और वहीं पे ये हादसा हुआ, और वहीं पर जो भगदड़ मची उसके बाद जो लोगों की जान गई और जो मौत के फिगर को लेकर बात हो रही है, जो यूपी सरकार ने कहा कि 30 लोग इनकी जान गई, 60 लोग जख्मी हैं, लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारी तस्वीरें तैरने लगी और इन तस्वीरों ने 4 साल पहले का कोरोना काल भी याद दिला दिया, जब लगभग हर जगह लाशों को छुपाने, लाशों को बहाने, लाशों को फेंकने के इल्ज़ाम लग रहे थे, तस्वीरें आ रही थी। लेकिन वो दौर अलग था। कोरोना की वजह से लोग लाशों से दूर भाग रहे थे, खुद अपने रिश्तेदार ही हाथ नहीं लगाते थे, कांधा देने वाले 4 लोग नहीं मिलते थे। लेकिन यहाँ तो एक दुनिया का सबसे बड़ा मेला, जिसमें पूरी दुनिया की नज़र 45 दिन के अंदर 45 करोड़ के आसपास लोगों के, श्रद्धालुओं के वहाँ पहुँचने की उम्मीद है, और जिसके ऊपर करीब 7,500 करोड़ से ज़्यादा का खर्च इस मेले के इंतज़ाम के लिए। जो एक्चुअल बजट दिया गया है वो 7,535 करोड़ है, 7,535 करोड़ रुपए खर्च हुए इस 45 दिन के शायद दुनिया के सबसे बड़े मेले के आयोजन पर। 75,000 से ज़्यादा पुलिस वाले वहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं। इसके अलावा NSG कमांडो, फिर क्विक रिस्पांस टीम, आपके बाकी जितने भी हैं अलग अलग एजेंसियाँ, IB, पुलिस, CID, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सभी हैं वहाँ पर। लेकिन कहाँ
करोड़ों के तादाद में लोग आ रहे हैं और कहाँ 75,000 या 1 लाख, तो शायद गिनती कम पड़ जाए, लेकिन फिर भी हर जब भी ये महाकुंभ होता है लोग आते हैं और जाते हैं। तो इस बार इन लाशों की गिनती को लेकर सवाल क्यों उठा? उसकी वजह ये थी कि एक तस्वीर आई, और वो तस्वीर ये थी कि इसी झूसी के आसपास खुले मैदान में बाकायदा जो बुलडोज़र है या जो जेसीबी मशीनें हैं, हज़ारों की तादाद में लावारिस बैग हैं और उन बैग को उठाया जा रहा है। अब बड़े बड़े मेले में अक्सर लोग गुम हो जाते हैं, उनके सामान इधर उधर हो जाते हैं, ये बात समझ में आती है, लॉस्ट एंड फाउंड का काउंटर भी होता है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जिस तरीके से इन बैग और लोगों के सामान को उठाया जा रहा है और फिर पता नहीं क्या किया जा रहा है, पहली हवा वहाँ से आई कि इतने लोगों के सामान, मतलब इन सामान के जो मालिक हैं वो लापता हैं। अब पता ये कि दुनिया में हैं भी कि नहीं ये भी नहीं पता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि सरकार का कहना है कि 30 लोग मरे, लेकिन 500 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो 29 के बाद से इस संगम के इर्द गिर्द के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, जितने भी मोर्चरी हैं, जितने भी अस्पताल हैं, भटक रहे हैं अपने लोगों की तस्वीरें लेकर। तो अब सवाल ये कि अगर 30 मरे और 60 घायल हैं, तो उन 60 लोगों के जो घायल हैं उनके तो अपने उनको मिल गए। तो ये 500 से, मैं 500 की फिगर कम बता रहा हूँ, जो भटक रहे हैं अपनों की तलाश में, उनके अपने कहाँ गए? अब उनको डर ये है कि कई ऐसी डेड बॉडी की तस्वीरें आई जिसमें लाश मिली और सीधे उसको पहचान के लिए, जैसे एक होता है ना शिनाख्त हो गई तो चलो अलग, जिसकी शिनाख्त नहीं हुई उसको लावारिस डेड बॉडी मानकर एक अलग तरह का कपड़ा पहना दिया जाता है ताकि ये पता हो जाए ऑफिशियल्स को, पुलिस को, अस्पताल को कि ये अनआइडेंटिफाइड बॉडी है, लावारिस है। तो ऐसे कई लोग आए जिन्होंने कहा कि उसके पास तो उसके सारे कागजात, डॉक्यूमेंट सब कुछ थे, लेकिन उसे लावारिस लाश वाले कपड़े पहना दिए गए। तो यहाँ से एक डाउट हुआ। दूसरा, कई ऐसे चश्मदीद आए जिन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है लाशों को यमुना और गंगा में फेंकते हुए, लाशों को दफनाते हुए, और ये सारी चीज़ें तब हुई जब मीडिया के कैमरे वहाँ थे ही नहीं। और जिस तरीके से लोग इस वक्त अपनों को ढूंढ रहे हैं, जिस बड़ी तादाद में गुमशुदगी को लेकर, फिर वो सवाल तो उसी के बाद ही आ रहा है कि वहाँ जी ऐसे ऐसे विटनेस हैं जिनका कहना, कुछ कहते हैं कि 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, कुछ कहते हैं 500, कुछ कहते हैं 800, कुछ 1000। हालांकि इस पर सबूत कुछ नहीं है, लेकिन सबूत ये है कि गुम लोगों के रिश्तेदारों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जो लगातार 29 के बाद से आज 3 तारीख है, 3 फरवरी हो गया, और वो ढूंढे जा रहे हैं। एक पहलू ये भी है कि बहुत सारे ऐसे गुम हुए लेकिन वो मिल गए। उस मेला की जगह पर लॉस्ट एंड फाउंड का पूरा एक डिपार्टमेंट भी है, मिल रहे हैं। लेकिन कई ऐसे हैं जिनके मीडिया, सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को खबर मिली गई कि तो तस्वीरें दिखी, वो भाग कर आए हैं और भटक रहे हैं। बिहार हो, झारखंड हो, वो लोग आ रहे हैं, पुलिस से पूछ रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, मुर्दों को देख रहे हैं, लेकिन उनके अपने नहीं मिल रहे, न जिंदों में न मुर्दों में। तो वो कहाँ अचानक गायब हो गए? और वो सब वो लोग हैं जिनके पास फ़ोन है। कई ऐसे हैं जो आकर वहाँ ठहरे, स्नान करने के लिए गए, सारा सामान, बैग, फ़ोन उनका है, और वो वैसे ही पड़ा हुआ, और 4 दिन गुजर गया स्नान को हुए हुए, वो अभी तक अपने उस जगह पे पहुँचे ही नहीं, न कोई भी कीमती सामान, यहाँ तक कि घड़ी उतार कर गए, पर्स वहीं छोड़ कर गए, क्योंकि जब आप डुबकी लगाने जाते हैं तो फिर आप ये सारी चीज़ें तो छोड़ कर जाते हैं, तो सामान का कोई नाम लेवा नहीं है। तो ये लोग पिछले 3-4 दिन से कहाँ हैं, मतलब कोई खबर नहीं है। तो इसीलिए ये बार बार ये सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई इस महाकुंभ के भगदड़ में सिर्फ 30 लोग मरे, जहाँ पर करोड़ों की तादाद में लोगों की पहुँचने की बात हो, और ये ख़ास तौर पर जो 29 तारीख को होना था, मौनी अवस्था पर जो शाही स्नान, इसमें बहुत सबसे ज़्यादा लोगों के आने की उम्मीद थी। तो अगर कई करोड़ लोग, मैं ज़्यादा नहीं 4-5 करोड़ लोग भी कह रहा हूँ पहुँचते हैं और ये भगदड़ मचती है, तो फिगर सिर्फ 30 का आ रहा है। और फिर तस्वीरें आ रही हैं आपको क्रेन से बैग उठाने की, लोगों की लाशें देखने की बेइंतहा। फिर वो लोग जो अपनों को ढूंढ रहे हैं उनकी तादाद ही सैकड़ों में है। तो फिर कहाँ गए वो लोग? मतलब उनकी सिर्फ एक मांग है कि मर गए तो हमें लाश दे दो,
जिंदा हैं तो ढूंढ कर दे दो, और ये बड़ी जेन्युइन मांग है। लेकिन मांग पूरी कौन करे? इनकी तो शिकायत ये है कि पुलिस प्रशासन कोई सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं है, घंटों बैठे रहते हैं, कोई आकर पूछने वाला नहीं है। अब सवाल ये है कि ये सब कुछ हुआ क्यों था? हर बार एक बड़ी अजीब चीज होती है, ऊपर वाले ने तो हम सबको बराबर करके पैदा किया और भेजा दुनिया में कि जाओ सारे इंसान बराबर हैं। हम लोगों ने लकीरें खींची, अमीरी, गरीबी, पद, कद, शोहरत, दौलत, छुआछूत, बड़ा, ताकतवर, कमज़ोर, इन सब की लकीरें खींची। अफसोस की बात यह है कि जब ये रिलीजियस और धार्मिक चीज़ें होती है ना, किसी भी धर्म में, यहाँ भी एक आम भक्त होता है और एक वीआईपी भक्त होता है। मतलब भगवान ने तो भेदभाव नहीं किया, लेकिन हम इंसानों ने ही कर दिया है कि भाई इसके पास पावर है, इसके पास पैसा है, तो उन करोड़ों लोगों की भीड़ में वो भेड़ बकरी की तरह क्यों जाएगा, धक्का खाते हुए, मरते हुए? उसके लिए अलग लेन, उसके लिए अलग रास्ता, उसके लिए तो गाड़ी भी एकदम घाट तक पहुंच जाए। आप हम जैसे अगर श्रद्धालु हो तो हमें तो 5-10 किलोमीटर पैदल ही चलवाएंगे पहले। अब सोचिए उसमें बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, भाई अकीदत आस्था सबकी होती है, अब वो चले जा रहे हैं, लेकिन चले जाते हैं वो क्यों? उनकी आस्था है। लेकिन ये कितनी अजीब चीज़ है ना कि वही एक चीज़ जो इतने सालों के बाद आता है, अब तो कहते हैं शायद 130-32 साल के बाद ये दूसरा जो अगला संयोग बनेगा, तब तक तो 1-2 जनरेशन ही खत्म हो चुकी होगी। आप सिर्फ इस सैटेलाइट की तस्वीर को देख लीजिए और ये भेदभाव आपको पता चल जाएगा कि जो पूरा मैप में बड़ा क्लियर है कि संगम नोज ये है, यहाँ पर लोगों की मानना है, आस्था है कि यहाँ के डुबकी लगाने से सब कुछ अच्छा होगा। अब लोगों की भीड़ एक तरफ और उसके बराबर में ये रास्ता देखिए आप। ये जानते हैं रास्ता किन के लिए? जिन्हें हम आप चुनकर विधानसभा से लेकर लोकसभा में भेजते हैं, जो हमारे आपके वोट की वजह से मंत्री बनते हैं, सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं। ये उनके लिए, क्योंकि वो पावर मिलते ही वो फिर हमसे आपसे जुदा हो जाते हैं। जितने एक्सपर्ट्स हैं जो मैंने रिसर्च किया उसके हिसाब से शायद ये हादसा ना होता। इस हादसे की सिर्फ 2-3 वजह थी। पहला, 29 तारीख को ये शाही स्नान होना था, पूरे सरकार के पास ये सारी चीज़ें पता थी कि इसमें कई करोड़ लोग शामिल होंगे, लेकिन इसकी शुरुआत हो गई 27 जनवरी से ही गड़बड़ी की। 27 जनवरी से लेकर 29 जनवरी की रात तक, यानी 28 जनवरी की रात तक जो कुछ हुआ, अगर सिर्फ आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हादसा क्यों हुआ। 27 और 28 जनवरी को, चूंकि 29 जनवरी की सुबह मौनी अमावस्या पर ये शाही स्नान था, जब से वहाँ कुंभ शुरू हुआ सबसे ज़्यादा वीवीआईपी मूवमेंट था, सबसे ज़्यादा। 27 और 28 जनवरी की वीवीआईपी, अगर 27 की सिर्फ हम बात कर लें, वीवीआईपी मूवमेंट के साथ साथ इस संगम नोज या संगम घाट तक जाने के लिए जो है 30 पंटून पुल बनाए थे। पंटून पुल वो होता है जो टेम्प्रोरी बना देते हैं, तो वो 30 पंटून पुल बने थे। ये सारे वो पुल की तस्वीरें हैं जो आप देखेंगे। अब ये 30 पंटून पुल सारे भक्तों के लिए नहीं बनाए गए थे। ये पंटून पुल आधे से ज़्यादा, बल्कि आधे क्या 1/3, 30 में से 20 वीवीआईपी लोगों के लिए बनाए गए थे। पूरे देश के मंत्री आएंगे, गवर्नर आएंगे, सीएम आएंगे, पता नहीं दिल्ली से जाएंगे, तो उन्हें कोई तकलीफ ना हो, उनकी गाड़ी बिल्कुल बस यहाँ तक पहुँचे और पंटून पुल में बिना धक्का मुक्की, उनकी खादी पर कोई दाग ना लगे, पसीना ना आए, और वो आराम से जाकर नहाएं और पुण्य लेके चले जाए। तो ये पुल उनके लिए था। तो हुआ ये कि अब 29 के लिए बहुत सारे श्रद्धालु पहले से पहुंचने शुरू हो गए। गड़बड़ ये हो गई कि उसी 27 को 2 दिन पहले अपने देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी वहाँ पहुँचे। इसके अलावा जो मेरे पास नाम है, बाबा रामदेव जी पहुँचे, अरुणाचल प्रदेश के जो होम मिनिस्टर हैं मामा नातुंग पहुँचे, किरण रिजिजू पहुँचे, इसके अलावा मिलिंद सोमन अपने एक्टर, अरुण गोविल राम बने थे, अभी मेरठ से सांसद है, अमेरिकी रॉक बैंड कोल्ड प्ले के सिंगर क्रिस मार्टिन, जिनको लेके लोगों में बेइंतहा पागलपन, ठीक सारे लोग 27 और 28 को वहाँ पहुँच रहे हैं। अब दूसरी तरफ 29 के स्नान के लिए अर्ली मॉर्निंग में देश के कोने कोने से आम लोग भी आ रहे हैं। अब इनसे इन वीआईपी से आम लोगों का क्या लेना देना था। जो पंटून पुल 30 बनाए गए थे, उन 30 में से अगर 25 भी इनाम लोगों के नाम कर दिए जाते और 5 कहा जाता है चलो भाई वीवीआईपी के लिए है,
तो 25 बोझ संभाल लेते, वो आराम से जाते, वापस लौट जाते। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 30 पंटून पुल जो बनाए गए, जिस दिन सबसे ज़्यादा भीड़ थी, मौनी अमावस्या वाले दिन, 21 पंटून पुल सिर्फ और सिर्फ वीवीआईपी के लिए ब्लॉक करके रखा गया था। सिर्फ 9 पुल आम लोगों के लिए, आम भारतीयों के लिए खोला गया था। सोचे करोड़ों की तादाद में जो है उनके लिए 9, और जो 2-4-500 होंगे वीवीआईपी, उनके लिए 21। क्यों? वो अकेले तो आएंगे नहीं, परिवार होगा, दोस्त होंगे, वीवीआईपी रील बनाएंगे, शूट करेंगे। कई तस्वीरें आप देख रहे होंगे, आगे पीछे गार्ड होंगे, गार्ड भी इसी बहाने डुबकी लगा लेते हैं। ये सब किसके नाम पर? जो आम श्रद्धालु हैं, जो बेचारे आस्था में के मारे कहाँ कहाँ से चले आ रहे हैं, कैसे कैसे धक्के खा के आ रहे हैं। तो 30 में से 21 उस दिन बंद था, बंद वीवीआईपी मूवमेंट। अब लोगों को पुलिस इधर रोक रही है कि अभी सुबह स्नान करेंगे। उधर अखाड़ा के लोगों की जो परंपरा है, पहले वो स्नान करेंगे मौनी अमावस्या के दिन। तो पंटून पुल बंद, तो लोग क्या करें? तो वो कुछ जहाँ जहाँ पे रुक गए कि पंटून पुल खुलेगा फिर जाएंगे। अब पंटून पुल के किनारे लोग खड़े हुए, घंटों 8-8 घंटे हो गए, पुलिस वाले रोके हुए हैं बैरिकेड लगाकर। अचानक वो देखते हैं कि एक एसडीएम की लाल बत्ती की गाड़ी जा रही है, कोई और वीवीआईपी है, उसके लिए पंटून पुल यूँ खुल रहा जा रहे हैं। तो उनके सब्र का बांध टूट गया। कह रहा, हम इतने घंटों से खड़े हैं और ये कोई भी वीवीआईपी आता है और उसके लिए साहब लोग खोलते हैं, सलाम ठोकते हैं, और वो आराम से जा रहा है घाट किनारे एकदम। पहला गुस्सा वहाँ आया, उन्होंने भगदड़ मचाई, उन्होंने पुलिस के बैरिकेड तोड़े, बल्कि एसडीएम की गाड़ी को भी जला दिया, जो उन सबको रोक कर खुद जा रहा था। वो भी अपने या तो ड्यूटी पे होंगे या कुछ साहब के बेचारे ड्यूटी पे लगा दिए गए होंगे कि उनका ख्याल रखो। तो वहाँ हुआ, उस भगदड़ में जो कुछ हुआ, उस भगदड़ को तो मीडिया ने कवर किया, क्योंकि सारे मैंने शुरू में बताया, वो भी बैन से लेके सब कुछ था। लेकिन इधर ये हुआ कि जो भीड़ को रोक के रखा गया था उस संगम नोस से दूरी पर, जैसे उसमें से 2-3 जगह जो खबर है वो ये है कि उस रात 4 जगह पे भगदड़ मची थी। संगम नोस पे, एक झूसी पे और एक और 2 जगह उसी के इर्द गिर्द। अब वहाँ पे लोगों का फ्लो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आगे उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। इधर भगदड़ मची थी। अच्छा, लोग भी ये कि चलो अभी सुबह होगी, सुबह स्नान करेंगे, कुछ बेचारे थके हारे पैदल चल चल कर आ रहे हैं, सो जाते हैं। वो उधर सो गए, उधर सोए, इधर पता चला कि इधर तो रास्ता रोक लिया, वीवीआईपी जा रहे हैं, और भी बहुत सारी परेशानियां हैं। भीड़ में एक अफवाह चिंगारी की तरह काम करती है। किसी एक ने कुछ कहा, अरे भागो भगदड़ हो गई है, तो आदमी सोचता नहीं है, देखता नहीं है, वो बस उठता है और भागने की कोशिश करता है, क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा तो होता नहीं है। और यही हुआ, बहुत सारे लोग सो रहे थे, थके हारे कि थोड़ा सा सुस्ता लेते हैं, फिर सुबह स्नान करके वापस घर जाएंगे। और अचानक कोई अफवाह फैली और भगदड़ मच गई, और उन सोते हुए लोगों पर चढ़ चढ़ कर लोग भागे और वो मारे गए। लेकिन वहां कोई कैमरा नहीं था। इन सब चीज़ों के बाद जब अपनों को ढूंढने के लिए अलग अलग राज्य से वहाँ लोग पहुँचने शुरू हुए, जब मीडिया पर उन्होंने भगदड़ की खबर देखी, खबर के बाद हर एक ने अपनों को कांटेक्ट किया। आजकल मोबाइल हर एक के हाथ में होता है, मोबाइल बंद, कोई सूचना नहीं, कोई पता नहीं, लोगों के दिलों में डर बैठा। वो भाग कर सब, वो भी परेशान होकर फिर संगम पहुँचे, वहाँ जाकर ढूंढ रहे हैं, हाथ में फ़ोटो लेकर ढूंढ रहे हैं, दीवारों पर अपनों की तस्वीरें लगा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं लोगों से, पुलिस से, प्रशासन से, आप हमारी मदद कर दीजिए। तो जब उनकी तादाद बढ़ी तो फिर ये हुआ कि भाई मरने वाले तो 30 थे, फिर ढूंढने वाले इतने कहाँ से आ गए? फिर लगा कुछ गड़बड़ है। उसके बाद फिर कुछ ऐसे भाई मौके पर पहुंचे जहाँ पे पुलिस और प्रशासन का अलग रूप दिखा। वो बैग उठाते हुए जेपीसी मशीनों से, जेसीबी से, या फिर कुछ लोगों था कि गंगा और यमुना में लाशें बहा दी गई। इस पूरे मेले के दौरान बहुत सारी पार्किंग के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि वहाँ लोग ज़्यादातर सड़क मार्ग से ही आ रहे हैं, रेल से भी आ रहे हैं, लेकिन आपको पता है एक ट्रेन में कितने कोचेज़ होते हैं। तो लोग बस बुक बुक करके आ रहे हैं, अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा। इस हादसे के बाद से प्रयागराज में इस संगम के किनारे जितनी पार्किंग है, उनमें से कई पार्किंग में अभी भी बहुत सारी ऐसी गाड़ियां पार्क हैं जिनका कोई मालिक उन्हें लेने वापस नहीं आया। अब जो भी आता है स्नान करने के लिए, वो आता है,
या तो सेम डे लौट जाता है या नेक्स्ट डे लौट जाता है। वहाँ 2-4 दिन कोई नहीं रुकता है। कोई भी जो जाते हैं श्रद्धालु जाते हैं और अपना काम खत्म करके जो उनकी आस्था अकीदत है उसका निकल लेते हैं। लेकिन उन पार्किंग में ही इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं कि अब उस पार्किंग पे भी सवाल आ रहा है कि ये गाड़ियाँ किसकी है जिनका कोई नाम लेवा नहीं है, वो कहाँ गए, उनकी सच्चाई क्या है, किसी को पता नहीं। अब यूपी पुलिस की तरफ से आया कि हम इसमें साजिश के एंगल की जांच कर रहे हैं, उस रात कौन कौन से मोबाइल एक्टिव थे, क्या थे। अब क्यों कर रहे हैं भाई, जब आपने सब कुछ 3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब ये उठा था मुद्दा कि भगदड़ मची, कितने लोग मरे, 3 मिनट, और सिर्फ ये बताया कि 30 मरे हैं, इनमें से 25 की पहचान हो गई है, बाकी बस इतना 60 घायल हैं। नो क्वेश्चन नो आंसर, उन्होंने कहा कोई सवाल जवाब नहीं, निकल गए। अभी भी वो जो भटक रहे हैं बेचारे, आप उनकी बातें सुनिए, मतलब आंसू निकल आए, जिनके अपने गुम हैं, गायब हैं, पर उनका कोई पूछने वाला नहीं है। और उनकी बड़ी छोटी सी मांग है, वो तो कह रहे हैं कि हमें ना मुआवजा चाहिए ना पैसा चाहिए, हमारे घर का कमाने वाला अगर हमारे चला गया तो हमें इतना तो हक है ये पता करने का कि वो जिंदा भी है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसकी लाश दे दो, हम घर चले जाएं, उसका अंतिम संस्कार करके घर वालों को तसल्ली दे दें, और अगर है तो ढूंढ के दो ना कहाँ है, क्योंकि आपके आंकड़े, आपके फिगर और लापता लोगों को जो ढूंढने वालों के फिगर है वो मैच ही नहीं कर रहा कहीं। वहाँ जो ज़मीन पर काम कर रहे हैं जितने जर्नलिस्ट, आप उनमें से किसी से पूछिए, वो कहानी कुछ और ही बताते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आंखों से देखा। वहाँ के डॉक्टरों को ही पता नहीं था कि बाद में उन्हें अपना बयान पलटना पड़ेगा, जो उनके शुरू के बयान थे वो कुछ और थे, बाद में बदल दिए गए। और हमारे यहाँ लाशें छुपाने या गिनती कम करने की जो परंपरा है ये कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है। जब भी कोई दंगा होता है या जब भी कोई स्टैम्पेज होता है, जब भी कोई इस तरह की चीज़ें होती है, हादसा, तो उसमें हमेशा, बल्कि ये तो एक है, मुझसे कई लोग सवाल पूछते हैं कि अगर कहीं ब्लास्ट हुआ या कुछ हुआ, नहीं, तुम लोग झूठ बोलते हो, मरने वाले की तादाद ज़्यादा होगी, तुम लोग कम करके बताते हो। ये आज से नहीं है, मैं बचपन से सुन रहा हूँ, जब मैं जर्नलिज्म में आया भी नहीं था, तो पता नहीं क्यों एक ये रहता है, और वो इसी वजह से रहता है कि आंकड़े कुछ हैं, तस्वीरें कुछ आ रही हैं, दिखाया कुछ जा रहा है, बताया कुछ जा रहा है, और जो वहाँ पे लोग हैं उनकी अपनी कुछ और है। क्या पता, देखिए आने वाले वक्त में शायद इसकी पूरी सच्चाई सामने आए और पता चले, क्योंकि पता चलना चाहिए। जिनके अपने खोए हुए हैं, आप उनसे पूछिए कि 29 के बाद से उनकी ज़िंदगी क्या है। उनके हलक से खाना नीचे नहीं उतर रहा है, रो रो कर बुरा हाल है। क्योंकि कम से कम एक पता चल जाता तो सुकून, तसल्ली मिलती है इंसान को दिल में ना, कि है भी कि नहीं है। नहीं है तो भी ये पता चल जाए, चलो उसका अंतिम संस्कार हो गया, वो वहाँ जाकर ही अपनी वो कर ले पूरी, और है तो वो कैसे रह सकता बिना ढूंढे हुए, कैसे लौट सकता है अपने घर, या अगर नहीं है तो भी बिना डेड बॉडी के क्या जाकर, अगर कोई बेटा ढूंढ रहा है अपने माँ बाप को, तो वो घर में जाके किसको क्या बताएगा। कोई बेटी ढूंढ रही है, वो अपनी माँ को जाकर क्या बताएगी कि खाली हाथ लौट आई। तो कहने को ये छोटी सी बात है, लेकिन आप देखिए उस परिवार की दुनिया ही पूरी तरह से उजड़ जाती है। और ये वाकई ये है कि इसमें इन लोगों की मदद होनी चाहिए। और मेरी दुआ है कि ऐसे लोग जो ढूंढ रहे हैं अपनों के, जो उनके मन में, दिल में खौफ है कि पता नहीं उनके साथ क्या हो गया हो, ऐसा कुछ ना हो, और सच में वो कहीं खो गए हों, जो बचपन में हम लोग सुनते थे, या फिल्मों का जो डायलॉग नहीं था, मेले में गुम हो गए, तो गुम हो गए हों तो फिर वापस मिल जाएंगे, बट ऐसे गुम ना हो कि वापस ना मिल पाए कभी। यही दुआ है, इसी दुआ के साथ